हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और मनी 9 पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया और खास शो जो आपकी मदद करेगा अपने जीवन की दूसरी पारी की प्लानिंग में, यानी सेकंड इनिंग के लिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी हो। और इसकी शुरुआत आपको पहली पारी में ही करना बेहद ज़रूरी है। तो होता क्या है, अभी नौकरी पेशा व्यक्ति हो तो वो अपनी सैलरी से, व्यापार या प्रोफेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो तो वो अपने रोज के गल्ले से जीवन भर पाई पाई जोड़ता है। इन बचाए पैसों से निवेश करता है, कोई शेयर खरीदता है, कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, कोई प्रॉपर्टी जमीन खरीदता है या फिर बैंक एफडी में निवेश करता है। यही होती है एक आम आदमी की संपत्ति। अपने जीवित रहने तक आप खुद अपनी संपत्ति को संभाल कर रखते हैं। हाँ, दिन रात इस सोच में रहते हैं कि इसे कैसे बढ़ाया जाए, कहाँ आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, और ये कहलाती है फाइनेंशियल प्लानिंग। लेकिन आपके इस दुनिया में नहीं रहने के बाद आपकी बनाई संपत्ति क्या आपकी मर्जी के माफिक सही हाथों में पहुंचेगी या नहीं, इसके लिए आप क्या करते हैं, यानी आपके एसेट कि ट्रांसफर को आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। और इसीलिए काम आती है एस्टेट प्लानिंग। संपत्ति को लेकर हमने क्या देखते हैं, परिवारों में लड़ाई हो जाती है, भाई भाई जो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, भाई बहन के बीच विवाद रहता है, पिता बेटे के बीच कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए अपने जीवन की पहली पारी में ही आपको शुरू करनी होगी एस्टेट प्लानिंग। आज हम एस्टेट प्लानिंग को ही समझने वाले हैं, क्यों ये ज़रूरी है, क्यों आपको करनी चाहिए, कब आपको इसकी शुरुआत करनी चाहिए। इन तमाम सवालों का जवाब देंगे, तो दूर की सोच में बने रहिए ताकि एस्टेट प्लानिंग के हर एस्पेक्ट को आप समझ सकें। और इसे समझाने के लिए मेरे साथ हैं नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सोल्यूशन के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर दीपक जैन। डॉक्टर जैन, थैंक यू सो मच। इस अहम टॉपिक पर आप हमारे साथ जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म में। तो एस्टेट प्लानिंग होती क्या है और कितनी ज़रूरी है, और इसे लोग समझते नहीं हैं। तो एस्टेट प्लानिंग समझने के लिए आपको वेल्थ मैनेजमेंट समझना होगा। वेल्थ मैनेजमेंट में एक आदमी जिस पे संपत्ति है उसके 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं अपनी वेल्थ को लेके। पहला है कि मैं इस वेल्थ को बढ़ाऊं कैसे, दूसरा है इसको सुरक्षित कैसे करूं, तीसरा है मेरे बाद इस वेल्थ का क्या होगा। ज़्यादातर लोग अपना ज़्यादातर समय वेल्थ को बढ़ाने में लगाए रखते हैं और वो वेल्थ को सुरक्षित करने में और उसको पास ऑन करने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। जो वेल्थ को पास ऑन करने का तरीका है वही एस्टेट प्लानिंग है। अब आपने मुझसे पूछा कि एस्टेट प्लानिंग होती क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको वर्ड एस्टेट को समझना होगा कि एस्टेट क्या होती है, मेरी एस्टेट एक्चुअल में क्या है। तो डेफिनेशन कहती है जो कुछ आपके पास आज है वो आपकी एस्टेट है, जो कुछ आपके पास आपकी डेथ वाले दिन तक होगा वो भी आपकी एस्टेट है, और जो आपको डेथ के बाद मिलेगा वो भी आपकी एस्टेट है। पर मेरा क्वेश्चन सब लोगों से कुछ अलग है। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आपको पता है कि आज की डेट में आपके पास क्या क्या है। ज़्यादातर लोग ये ही नहीं जानते कि उनके पास आज क्या क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि लोगों को पता ही नहीं कि उनके पास क्या क्या है। एक आदमी है बिजनेसमैन, उसने अपना बिजनेस अपनी विल से अपने बड़े लड़के को दिया और उसकी डेथ के बाद उसके बड़े लड़के को ये बिज़नेस मिल गया। पर क्योंकि उसने कुछ नहीं किया, उसके छोटे लड़के के हाथ में उसका मोबाइल फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आ गया। अब क्या होगा, बिज़नेस चला गया बड़े वाले पे और मोबाइल फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आ गया छोटे वाले पे। अब क्या होगा, या तो बिज़नेस बड़े से छोटे पे ट्रांसफ़र होना शुरू होगा या दोनों भाइयों में आपस में लड़ाई होगी। और ये दोनों ही चीज़ें ये आदमी नहीं चाहता था। पर जब मैं आपको आपकी विल बनाने को कहूँगा तो आप में से कितने लोग उसमें लिखेंगे कि मेरी डेथ के बाद मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर इसको दे देना, मेरा ईमेल आईडी इसको दे देना। क्या आपका मोबाइल फ़ोन नंबर एक एसेट, एक संपत्ति है या नहीं। आज के ज़माने में एक आम आदमी के पास 4 तरीके के एसेट्स या संपत्ति होती हैं। पहला है फिज़िकल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ज्वेलरी, गैजेट्स, ये सब क्या है, फिज़िकल एसेट्स हैं। दूसरे हैं फिनेंशियल एसेट्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बैंक अकाउंट बैलेंस एट्सेट्रा। तीसरे जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, हम उनको कहते हैं डिजिटल एसेट्स। डिजिटल एसेट का मतलब मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट यूआरएल, डोमेन होस्टिंग, और मैं कुछ और भी बड़े एग्जॉटिक बता सकता हूँ आपको, क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स, माइल्स ऑन एन एयरलाइन, ये सब क्या हैं, ये आपके एसेट्स हैं। और आखिरी हैं आपके इनटेंजिबल एसेट्स, ऐसे एसेट्स जिनको मैं टच नहीं कर सकता। आपका लोगो, आपका ट्रेडमार्क, आपकी गुडविल, आपकी रेपुटेशन, आपके संबंध, रिलेशनशिप्स, ये सब इनटेंजिबल एसेट्स हैं।
और जब तक आप इन चारों की कंप्लीट लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक आपको ये ही नहीं पता चलेगा कि आपकी एस्टेट क्या है। राइट तो एस्टेट में केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, जैसा कि दीपक सर ने अभी बताया हमें कि 4 कैटेगरीज हैं, यानी कि आपका फ़ोन, आपका ईमेल आईडी, आपके अगर आप किसी अपनी कंपनी चलाते हैं तो वो लोगो, ये सारे भी जो हैं वो एसेट माने जाते हैं। तो क्या होता है जब एस्टेट प्लानिंग की बात आती है तो लोग सिर्फ सोचते हैं कि भाई ये ज़मीन जायदाद का बंटवारा नहीं है, आपके फाइनेंशियल एसेट से लेकर आपके डिजिटल एसेट सबका बंटवारा है। तो एस्टेट प्लानिंग में क्या क्या एसेट है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन डॉक्टर दीपक ये मुझे बताइए कि इसकी शुरुआत कब करनी चाहिए, क्योंकि हम बात फाइनेंशियल प्लानिंग की करें या रिटायरमेंट प्लानिंग की। फाइनेंशियल प्लानिंग की कहा जाता है आप जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा है, आपको उतना ज़्यादा रिटर्न और कंपाउंडिंग का फ़ायदा होगा। रिटायरमेंट में कहा जाता है फर्स्ट सैलरी से शुरू कीजिए। एस्टेट प्लानिंग शुरू करने का सही वक्त? तो जब भी ये सवाल मुझसे पूछा था मुझे एस्टेट प्लानिंग कब करनी चाहिए, मैं हमेशा एक एक्सरसाइज करने को कहता हूँ। मैं लोगों को कहता हूँ कि एक पेज के ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, DDMMYYYY फॉर्मेट में, और फिर मैं उनसे कहता हूँ इसके नीचे अपनी डेट ऑफ डेथ लिखिए। सर डेट ऑफ डेथ तो पता नहीं है, क्योंकि मतलब आपको आपकी एस्टेट प्लानिंग आपकी डेथ से पहले करनी चाहिए। और क्या आपको अपनी डेट ऑफ डेथ पता है? नहीं। तो इसका मतलब आपको कब करनी चाहिए? आज। एक्चुअली आप लेट हैं। आपको अपनी एस्टेट प्लानिंग उस दिन कर देनी चाहिए थी जब जिस दिन आप बालिग हुए थे, मेजर हुए थे और आपने अपना पहला एसेट बनाया था। उससे अच्छा दिन नहीं है। और एक चाइनीज सेइंग है, बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री इज 20 years ago और टुडे। वो 20 साल पहले तो आपने मिस कर दिया, पर कम से कम आज आपके हाथ में। एक्चुअल में एस्टेट प्लानिंग में 3 स्टेजेस होती हैं किसी भी व्यक्ति की। पहला है जब आप अलाइव और वेल हो, आप अच्छे ठीक ठाक हो। दूसरा जब आप फिनेंशियली कंट्रोल में नहीं हो, आप कोमा में चले गए, पैरालिटिक हो गए, मेंटली अनसाउंड हो गए। और तीसरा है जब आप पास ऑन कर गए, आपकी डेथ हो गई। खाली एक ही स्टेज है जिसमें आप ये काम कर सकते हो, पहली स्टेज। फॉर अ पॉसिबल स्टेज 2, दूसरी स्टेज शायद आपकी लाइफ में ना आए, पर तीसरी तो पक्की आएगी। क्वेश्चन ये है, क्या आपने अपनी संपत्ति, परिवार को इन दोनों स्टेजेस के लिए तैयार किया है? जब आप इनवैलिड हो जाएंगे, इनकॉम्पिटेंट हो जाएंगे और या आप चले जाएंगे। तो एस्टेट प्लानिंग पहली स्टेज में करनी चाहिए। किसी को नहीं पता मेरी पहली स्टेज कब ख़त्म होगी और दूसरी और तीसरी कब शुरू होगी। जैसे जैसे आप एसेट जोड़ना शुरू कर रहे हैं वैसे वैसे आपको एस्टेट प्लानिंग भी करना शुरू करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर दीपक, आई एम श्योर मैं भी कंफ्यूज थी आपसे बात करने के पहले, और मैं चाहूँगी आप बताएं कि एस्टेट प्लानिंग और विल ये दोनों अलग अलग है, राइट? मतलब विल के ज़रिए हम एस्टेट प्लान तो करते ही हैं, हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स में भी देखते हैं, लेकिन विल प्लानिंग को एस्टेट प्लानिंग से हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। तो एस्टेट प्लानिंग मैंने जैसे बताया कि 3 स्टेजेस की प्लानिंग है। एक, अगर आप इनकैपेसिटेटेड हो जाते हो, आप फाइनेंशियल डिसीजन लेने के काबिल नहीं रहते, तो उस टाइम आपकी वेल्थ के साथ क्या होगा, आपके परिवार का कौन ध्यान रखेगा, और दूसरा आपकी डेथ के बाद क्या होगा। अब लोग क्या सोचते हैं कि ये दोनों चीज़ें मेरी लाइफ में कभी नहीं होंगी, है ना, मैं कभी भी इनकैपेसिटेटेड नहीं होऊंगा, मुझे कभी भी मेरी डेथ नहीं होगी। विल जो है वो एक तरीका है जिससे कि आप वेल्थ को ट्रांसफ़र करते हो अपने बाद। पर क्या विल ही एक तरीका है? नहीं, उसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप अपनी जीते जी और मरने के बाद वेल्थ को ट्रांसफ़र कर सकते हो। जीते जी आप फैमिली एग्रीमेंट बना सकते हो, गिफ्ट दे सकते हो। डेथ के बाद आप विल बना सकते हो और ट्रस्ट भी बना सकते हो। तो एस्टेट प्लानिंग तो पूरा तरीका है, और उसमें से एक तरीका ट्रांसफ़र करने का क्या है, वो विल है। तो विल इज़ अ सबसेट ऑफ एस्टेट प्लानिंग। तो एस्टेट प्लानिंग पूरे में बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि 4 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर एक इंडियन के पास होने चाहिए। पहला है विल, राइट। दूसरा है लेटर ऑफ गार्डियनशिप। हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिनके बच्चे अभी माइनर हैं, नाबालिग हैं। अगर दोनों पेरेंट्स की डेथ हो जाए तो ऐसे में इस बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी? मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। और बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे जी ग्रैंडफादर को मिल जाएगी, ग्रैंड मदर को मिल जाएगी, नाना को मिल जाएगी, नानी को मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। इंडियन गार्डियनशिप एंड मेंटेनेंस एक्ट कहता है कि एक बच्चे के 3 ही अभिभावक हो सकते हैं, गार्डियन हो सकते हैं। पहला है नेचुरल गार्डियन, और पेरेंट्स के अलावा किसी बच्चे का कोई नेचुरल गार्डियन होता ही नहीं। पेरेंट्स के अभाव में सोसाइटी, समाज बच्चे का गार्डियन बन जाता है, और समाज को रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रिक्ट जज। अब डिस्ट्रिक्ट जज के पास पावर है आपके बच्चे की कस्टडी किसी को भी दे दे,
और जज इंडिया में, क्योंकि बच्चों की वेलफेयर उनके हाथ में है, वो प्रेफर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस को बच्चे की कस्टडी दें, इंडिविजुअल्स को ना दें। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या कहेंगे जो उन बच्चों का ध्यान रखती है जिनके माता पिता नहीं है? आप उनको कहते हैं अनाथालय, ऑर्फनेजेस। तो क्या आप चाहोगे कि आपका बच्चा किसी ऑर्फनेज में चला जाए अगर आप दोनों ना रहो? इसके लिए आपने क्या किया है और क्या कर सकते हैं? ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेटर ऑफ गार्जियनशिप अगर आपके बच्चे माइनर हैं तो इसी के लिए तीसरे टाइप का गार्डियन है जिसको कहते हैं टेस्टामेंट्री गार्डियन। ओके, टेस्टामेंट्री वर्ड का मतलब होता है हिंदी में मरणोपरांत, राइट? तो अगर ये टेस्टामेंट्री गार्डियन आप लेटर ऑफ गार्डियनशिप से क्रिएट कर सकते हो। हर एक पेरेंट जिसके बच्चे माइनर हैं उनको लेटर ऑफ गार्डियनशिप जरूर बनाना चाहिए अपने बच्चे के लिए। आपकी लाइफ में इससे प्रेशियस, इससे कीमती एसेट कोई है ही नहीं आपका बच्चा। और आज की डेट में आपने उनको भी अनप्रोटेक्टेड छोड़ा हुआ है। तीसरा डॉक्यूमेंट जो हर एक इंडियन के पास होना चाहिए, अगर सपोज आप कोमा में चले गए, आप पैरालिटिक हो गए, मेंटली अनसाउंड हो गए, आपको एल्जाइमर हो गया, आपको डिमेंशिया हो गया, आप पैरालिटिक हो गए, ऐसी स्थिति में आपके सिंगली ऑपरेटेड बैंक अकाउंट्स को कौन ऑपरेट कर पाएगा? आपके सिंगली हेल्ड म्यूचुअल फंड्स को कौन ऑपरेट कर पाएगा? इसके लिए आपने क्या किया? इसके लिए आप एक स्पेशल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, इसे कहते हैं स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल फाइनेंशियल पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर आपने ये पावर ऑफ अटॉर्नी क्रिएट करी है तो आप किसी को राइट देते हो कि वो आपके बिहाफ पे इन अकाउंट्स को, जो कंडीशंस आपने अप्लाई करी हैं कि मेरे अकाउंट में से 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, आप वो कंडीशन अप्लाई कर सकते, उन कंडीशन से वो उसको ऑपरेट कर पाएगा। क्योंकि डेथ से बड़ी या बड़ा रिस्क इनकैपेसिटेशन है। अगर आपकी डेथ होती है तो आपका परिवार को प्रॉब्लम होती है, और इनकैपेसिटेड होते हो तो आपको और आपके परिवार दोनों को प्रॉब्लम होती है। और चौथा डॉक्यूमेंट जो हर एक हिंदुस्तानी के पास होना चाहिए, उसके लिए भी मैं एक सिचुएशन बताता हूँ। सपोज आप एक वेंटिलेटर पे हो 15 दिन से, 5% से कम चांस हैं आपके वापस रिवाइव करने के, और डॉक्टर्स आपको आर्टिफिशियली जिंदा रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो लीगली ऑब्लाइज्ड हैं करने के लिए। तो इसमें रिस्क क्या है? पहला रिस्क है आप इतने ज़्यादा पेन में हो, राइट? तो आपने कभी टर्मिनली इल पेशेंट को देखा है? कहाँ कहाँ ट्यूब लगाते हैं डॉक्टर्स? बहुत ही स्कैरी होता है वो दृश्य, और मुझे लगता है आप कोई डिसीजन उस समय ले ही नहीं सकते हैं। और दूसरा रिस्क क्या है कि आपकी वेल्थ स्लोली किसी डॉक्टर, नर्सिंग होम या हॉस्पिटल पे चली जाएगी। Oh God. तो इसके लिए आपने क्या किया, और इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए आप एक स्पेशल डॉक्यूमेंट बना सकते हो जिसे कहते हैं लिविंग विल। ओके। और लिविंग विल सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2019 में एक लैंडमार्क जजमेंट में अलाउ किया था। अब ये 4 डॉक्यूमेंट्स, अगर आप मुझसे पूछें कि ये एस्टेट प्लानिंग का इंटीग्रल पार्ट है, राइट? तो क्या एस्टेट प्लानिंग खाली विल है? नहीं, विल के आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैंने ट्रस्ट की बात ही नहीं करी है, मैंने बेसिक डॉक्यूमेंट्स की बात करी है। तो विल इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रांसफर, राइट। तो जो 4 डॉक्यूमेंट्स है उसका एक रिकैप मैं देना चाहूँगी। एक, विल बेहद ज़रूरी है। दूसरा, एक लेटर ऑफ गार्जियनशिप, अगर आपके माइनर बच्चे हैं, लेटर ऑफ गार्जियनशिप होना चाहिए कि अगर उनकी गार्जियनशिप किसको जाएगी। तीसरा, पावर ऑफ अटॉर्नी, और चौथा, लिविंग विल। डॉक्टर चैन, बहुत डरा दिया है आपने, मतलब ऐसे ऐसे सिचुएशन बताएं। तो अब मुझे बताइए, अगर कोई हमारी बात सुन के कहेगा कि नहीं मुझे अब एस्टेट प्लानिंग शुरू करनी है, तो वो किसके पास जाए? उसको एक क्या फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाना चाहिए, या एक वकील के पास जाना चाहिए? उसको किसके पास जाना चाहिए? मैम, प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में 100 में से 2 लोगों ने विल बनाई है, 1000 में से 1 आदमी ने लेटर ऑफ गार्डियनशिप बनाया है, 10,000 में से 1 आदमी ने पावर अटॉर्नी बनाई, और लिविंग विल तो इंडिया में मैक्सिमम 50 या 100 होंगे। अगर ये काम एक वकील का होता, जिनके नंबर्स इतने ज़्यादा हैं, तो ये नंबर्स इतने ख़राब नहीं होते। प्रॉब्लम क्या है, वकील या चार्टर्ड अकाउंटेंट इस बात की इंतज़ार करते हैं कि आप उनके पास जाओगे और सलाह मांगोगे। आज लोगों के पास सलाह देने कौन जाता है? एडवाइज़र। ये काम एस्टेट प्लानिंग एडवाइज़र का ही है कि वो अपने क्लाइंट को मोटिवेट करे कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा जो आप नहीं कर रहे, और उनको बताए कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए और उस डॉक्यूमेंट से आपको क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। जब वो ऑब्जेक्टिव तय हो जाए तो वो एक लॉयर को आपको इंट्रोड्यूस करे जो कि उस डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करे। तो ये एक टीम है। एस्टेट प्लानिंग फिशिंग नहीं है कि आप अकेले फिश कर लो, ये एक फुटबॉल की टीम की तरह। तो आपको वो टीम बनानी पड़ेगी अपनी, और ऐसी टीम जो आपके जीते जी भी काम करे,
और आपके जीने के बाद भी काम करे। और टीम का कैप्टन होगा एक फाइनेंशियल एडवाइजर, राइट। तो ये हमसे फीस भी लेंगे, फीस भी देनी होगी उन्हें। फीस कैसे होती है फाइनेंशियल एडवाइजर की? ये वन टाइम फीस होगी क्योंकि आप वन टाइम एक बार एस्टेट प्लानिंग करेंगे, प्रॉब्ली हम आगे रिव्यू पर बात करेंगे, पर ये फीस कैसे होती है? आपका परिवार और उसकी डेफिनेशन क्या कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है? क्या आपकी संपत्ति कंटिन्यूसली चेंज हो रही है? लेकिन कई बार लोगों का मन बदल जाता है, ये भी हमने देखा है कि एक बार फादर ने डिसाइड किया कि भाई उनके 3 बेटे हैं, तीनों को वो बराबर बराबर देंगे, बाद में उनको लग सकता है कि भाई तीसरे बेटे को मुझे कुछ कम देना है या कुछ अनबन हो गई है या जो भी है, मन बदलता रहता है लोगों का, तो उसको बदलने की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका मतलब एस्टेट प्लानिंग एक टाइम की बात नहीं है, राइट। इसको कंटिन्यूसली रिव्यू और रिवाइज करना पड़ेगा, और रिव्यू और रिवीजन एक इंटीग्रल पार्ट है, राइट। अब एस्टेट प्लान सेट करना और उसको रिव्यू करना, दोनों चीज़ों की फीस अलग अलग होगी। और रिव्यू बेटर एक एडवाइज़र ही कर सकता है, क्योंकि लॉ में भी चेंज आ रहे हैं। वो लॉ के हिसाब से क्या मेरा आज एस्टेट प्लान वैलिड है या नहीं है ना। 2005 से पहले मैरिड डॉटर्स का कोई शेयर नहीं था, अब 2005 के बाद है। 2005 से पहले अगर मेरे ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी मेरे फादर को मिल रही है तो मेरा उसमें शेयर था, 2005 के बाद नहीं है। तो ये लॉज में जो चेंज हैं ये आपके एस्टेट प्लान में इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं या नहीं, या आपने वो पुराने लॉ के एग्जम्पशन पे कोई एस्टेट प्लान बना रखा। क्योंकि मैं एस्टेट प्लान में हमेशा एक बात कहता हूँ कि एस्टेट प्लान में कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पता है कि आपको पता है, फिर एस्टेट प्लान में कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पता है कि आपको पता नहीं है, और आखिर में कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता कि आपको नहीं पता। ये सबसे मुश्किल वाली चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता कि आपको नहीं पता, और इसके बारे में एक एक्सपर्ट ही आपको राय दे सकता है, और वो एक्सपर्ट एस्टेट प्लानर ही है। वो कोई लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्पेशलाइज कर रहा है खाली इसी काम के लिए। ओके, सो आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं बल्कि एक एस्टेट प्लानर चाहिए होगा इस काम के लिए। ओके सर, अब क्या होता है डॉक्टर दीपक कि अभी क्या हो रहा है कि चाहे हम रेगुलेटर की बात करें, ठीक है, सेबी की हम बात करें या आरबीआई की हम बात करें, सब कह रहे हैं कि उनके पास जो है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं, तो इसलिए आपको नॉमिनी अब अनिवार्य कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया है। तो सभी लोग अपने फिनेंशियल जो भी वो निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें तो एक नॉमिनी रहता है, उसमें मल्टीपल नॉमिनी डाल सकते हैं। तो वो नॉमिनी होने के बाद भी आपको लगता है कि ये एस्टेट प्लानिंग का वो एक उस तरफ तो ले जाएगा, पर नॉमिनी अगर है तो फिर मुझे चिंता नहीं होनी चाहिए। तो क्या आपको पता है कि एज पर लॉ नॉमिनी पैसों का ओनर नहीं है। सपोज मेरी एक बैंक फिक्स डिपॉजिट है 10 लाख रुपए की जो मेरे नाम पे है, और मेरी वाइफ इसमें नॉमिनी है, मेरी डेथ हो जाती है, तो बैंक ये 10 लाख रुपए मेरी वाइफ को देगा। किस लिए? ओन करने के लिए नहीं, बांटने के लिए, क्योंकि नॉमिनी का जो अधिकार है खाली बांटने का है, रखने का नहीं है। हाँ, नॉमिनी इज जस्ट द लीगल गार्जियन और द लीगल आयर, डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ, गेट कीपर है। गेट कीपर है, चौकीदार है, वो वर्ड थोड़ा गलत होता है आज की डेट में बोलना, पर ही इज बेसिकली दैट पर्सन। हाँ, तो जो लोग सोचते हैं कि हमने नॉमिनी बना रखा तो हमें क्या चिंता है, ऐसा नहीं है। नॉमिनी ओनर नहीं है। इंडिया में 2 ही प्रोडक्ट ऐसे हैं जहां पर नॉमिनी ओनर है। पहला है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट। इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट में उन्होंने एक नया तरीके का नॉमिनी क्रिएट किया पहली बार, उसे कहा बेनिफिशियल नॉमिनी। और उन्होंने कहा अगर एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपने अपने पेरेंट्स, अपने वाइफ या हस्बैंड या अपने किसी बच्चे को नॉमिनी बनाया तो हम इस नॉमिनी को बेनिफिशियल नॉमिनी कहेंगे, और बेनिफिशियल नॉमिनी पैसों का ओनर बन जाता है, उसको किसी से बांटना नहीं पड़ता, राइट। दूसरा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ में भी नॉमिनी ओनर है। इसके अलावा इंडिया में जितने फिनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उसमें सब में नॉमिनी खाली केयर टेकर है, चाहे वो सोसाइटी का फ्लैट हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स हो, चाहे आपकी इंश्योरेंस चाहे आपका बैंक अकाउंट्स हो, फिक्स डिपॉजिट्स हो, शेयर्स हो, डीमैट अकाउंट हो। ओके, सो नॉमिनी है तो इसलिए आपको सिट बैक नहीं करना है कि भाई क्या ज़रूरत है मुझे एस्टेट प्लानिंग की। लेकिन अब मैं इस कॉन्वर्सेशन को हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन इस सेशन में मैंने तो बहुत कुछ सीखा। इस सेशन को क्लोज करते वक्त
आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को कि आपको एस्टेट प्लानिंग क्यों करनी है और वो कौन सी चीज़ें हैं? बहुत सारी चेकलिस्ट आपने दी, एक फाइनल चेकलिस्ट एस्टेट प्लानिंग जो लोग करना चाहते हैं। तो मैं ना 4 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सब लोगों से, ये जानने के लिए कि क्या उनको एस्टेट प्लानिंग की जरूरत है। मत पूछेगा, बहुत टफ क्वेश्चन आप पूछते हैं, डरा दिया है आपने मुझे। तो क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन क्या है, क्या आप चाहते हैं कि आपकी आखिरी सांस तक आपकी प्रॉपर्टी पर आपका अधिकार बना रहे? अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं कहूँगी हाँ शायद, या फिर मैं थोड़ा सा शायद अपने बच्चों को देना शुरू कर दूँ। हम सबको ये जरूर कोशिश करनी चाहिए कि हमारी प्रॉपर्टी पे हमारा ही अधिकार आखिरी सांस तक बना रहे। अच्छा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका अधिकार है यही आपकी आर्थिक सुरक्षा है। ओके। और जो लोग इस सुरक्षा को छोड़ देते हैं उनके साथ वो रेमंड वाला केस हो जाता है। नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आज की डेट में आप डिसेबल्ड हो जाएं, इनकैपेसिटेड हो जाएं, कोमा में चले जाएं, पैरालिटिक हो जाएं, मेंटली अनसाउंड हो जाएं, तब भी क्या आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवार को आर्थिक रूप से आप उसका ध्यान रख पाएं या उनकी सुरक्षा कर पाएं? हम सब चाहेंगे करना। तीसरा क्वेश्चन ये है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी डेथ के बाद क्या आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति उसी को मिले जिसको आप देना चाहें, उतनी ही मिले जितनी आप देना चाहें, उसी तरह से मिले जिस तरह से आप देना चाहें, बिल्कुल सब और उसी समय मिले जिस समय आप देना चाहें? एब्सोल्युटली। इसका मतलब जीते जी तो आप अपनी प्रॉपर्टी पे कंट्रोल रखना चाहते ही हो, मृत्यु के बाद भी कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते। मृत्यु के बाद भी चाहते हो कि मेरी मर्जी से बटे, जिसको मैं देना चाहूँ उसी को मिले, उतनी मिले, उसी तरह मिले और उसी समय मिले। और आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी आसानी से, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना कोर्ट कचहरी जाए हुए, बिना लॉयर से मिले हुए, बड़ी आसानी से अगली पीढ़ी तक ट्रांसफ़र हो जाए? अगर आपने मेरे इन चारों क्वेश्चन के आंसर हाँ करे हैं, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ सब करेंगे, तो आपको एस्टेट प्लानिंग की ज़रूरत है। मैंने पहले का बोला था हाँ मैं कुछ पहले ट्रांसफ़र करूँ, लेकिन अब आपकी बात सुन के मैंने वो चेंज कर लिया। हाँ मैं भी चाहूँगी कि आखिरी सांस तक मैं उसको ओन करूँ, और चारों के हाँ जवाब हैं तो आपको एस्टेट प्लानिंग करनी पड़ेगी। और कब? आज, अभी एक्चुअल में आप लेट हो। बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए हैं या इनकैपेसिटेड हो गए बिना एस्टेट प्लानिंग करे हुए, और उसकी सजा किसने भुगती है? फैमिली खुद ने या और फैमिली ने, उन लोगों ने भुगती है जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तो एस्टेट प्लानिंग आपके पैसों के बारे में नहीं है, आपकी संपत्ति के बारे में नहीं है, ये उन लोगों के बारे में जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। उनके लिए आपको एस्टेट प्लानिंग करनी चाहिए, अपने लिए नहीं, अपनी संपत्ति के लिए नहीं। आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन है? वो लोग। और आपके ना करने की सज़ा उनको मिलती है, और वो सज़ा हर एक आदमी की मन में ये होना चाहिए, मेरी वेल्थ मेरे परिवार के लिए प्रॉब्लम्स का विषय नहीं बनेगी। मैं हमेशा लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, उसी से मैं एंड करूँगा। अगर आज की डेट में आपकी मृत्यु हुई तो आप अपने परिवार के लिए संपत्ति छोड़ोगे या मुसीबत छोड़ोगे? बिल्कुल संपत्ति छोड़ना चाहते हैं, और इसीलिए तो आपको लेकर आए ताकि हम इस बात को समझ सकें। डॉक्टर जैन, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, बहुत ज़रूरी बात कही है। आप एस्टेट प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, आपको ये लगेगा ये क्या टफ सा वर्ड है एस्टेट प्लानिंग, सीधा सीधा आप प्रियंका क्यों नहीं कह रही हैं कि विल प्लानिंग? तो उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। और आप ये किसके लिए करते हैं? आप ये अपनों के लिए करते हैं, जिनके लिए आप कमा रहे हैं, जिनके लिए आप निवेश कर रहे हैं, जिनके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पाई जोड़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई और कैसे मैं रिटर्न कमाऊं ताकि उनको मैं और ज़्यादा खुशियां दे सकूं, उनको मैं और अच्छी ज़िंदगी दे सकूं। और आपके बाद अगर यही संपत्ति उनके लिए मुसीबत बन जाए तो किस काम की? तो ख्याल रखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं दूर की सोच रखिए। सेकेंड इनिंग की तैयारी करते रहिए हमारे साथ। हम इस शो को लगातार लाते रहेंगे, डॉक्टर जैन से बात करते रहेंगे। एस्टेट प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, यही है दूर की सोच, सेकेंड इनिंग की तैयारी जो आप कीजिए मनी 9 के साथ। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपके सवाल हो तो वीडियो के नीचे प्लीज़ अपने रिएक्शंस भी दीजिए और अपने सवाल भी लिखिए। अगले शो में हम आपके सवालों को भी लेकर आएंगे, अपने मेहमान से पूछेंगे कहीं आप फंस रहे हैं स्टेट प्लानिंग को लेकर के, तो अपने सवाल भी हमें ज़रूर भेजिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।